ओके स्टूडेंट्स, हेडिंग दे दीजिए आज के टॉपिक के लिए। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो, एक क्लासिफिकेशन तो हमने कल कर लिया था जिसमें हमने पढ़ा था नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। आज एक दूसरा क्लासिफिकेशन आप पढ़ा रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पर आएगा, हेडिंग दे दो इसमें, परमानेंट एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। परमानेंट एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। कल हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था परमानेंट और वेरिएबल के बारे में भी, कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में मैंने बात स्टार्ट की थी इसकी। तो कुछ याद है तो बताओ आप लोग कि परमानेंट और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कहाँ पर यूज किए गए थे। हम्म इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो किया था ऑपरेटिंग साइकिल। एंड ऑपरेटिंग साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड therefore the need for current assets is felt constantly, but the magnitude of current assets needed is not always the same. It increases and decreases over time. However, there is always a minimum level of current assets which is continuously required by a firm to carry on its business operation. इसका मतलब कि एक फर्म में ऑपरेटिंग साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह हमेशा ही चलती रहती है, और इससे ही पता चलता है कि करंट एसेट्स की एक हमें कांस्टेंट नीड रहेगी हमारी फर्म में। लेकिन ये जो नीड है ये बढ़ती भी रहेगी और घटती भी रहेगी टाइम के साथ। लेकिन हमें हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स डिसाइड करना होता है जो कि कंटिन्यूअसली किसी भी बिजनेस ऑपरेशन को रन करने में हेल्पफुल रहता है। तो इसी वजह से बात आती है दो कैपिटल की जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है, एक है परमानेंट और एक है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अब इस चीज को नोट भी करते रहिए। इन केस ऑफ परमानेंट और फिक्स्ड कैपिटल is the minimum level of required current assets. I am repeating myself. Permanent or fixed working capital is permanent in the capital is the minimum level of required current assets. It is permanent in the same way as the firm's fixed assets are depending upon the changes in production and sales. The need for working capital over and above the permanent working capital will fluctuate. इसका मतलब ये हुआ कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है, एक मिनिमम लेवल है जो एक फर्म को हमेशा ही चाहिए ही होगा किसी भी फर्म के प्रोडक्शन के लिए या सेल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बेटा नीना माइक ऑफ करो। नीमा बेटा माइक ऑफ कीजिए अपना। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म में, या इसको कुछ इस तरह से समझो, कोका कोला कोल्ड ड्रिंक बनाती है ना,
बेटा रिप्लाई भी करते रहना, अगर आप लोगों को जाना होगा पूछना भी और मुझे बताते रहो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यस सर। कोका कोला कोल्ड ड्रिंक बनाती है, राइट? यस सर। अब मुझे ये बताओ उसकी मिनिमम सेल कौन से टाइम पीरियड में रहती होगी? मिनिमम, कम से कम। विंटर्स में। विंटर्स में रहती है ना। लेकिन जैसे ही समर्स का टाइम पीरियड आएगा तो उसकी सेल्स क्या होंगी? बढ़ने लगेंगी। और समर्स में भी कुछ टाइम पीरियड क्या होगा कि जब बारिश हो रही है, जैसे अगर हम अपने हिल एरिया लें तो वहां पर क्या हो जाती है? ठंड हो जाती है, तो इतना जनरली लोग ज्यादा परचेस करेंगे नहीं। जैसे ही बारिश रुकेगी फिर से थोड़ा सा गर्म होगा अगर, तो वो सेल्स फिर से क्या हो जाएगी? उसकी बढ़ जाएगी। तो समझ लो कि विंटर टाइम पीरियड तो क्या है? एक मिनिमम टाइम पीरियड जहां पर उसको मिनिमम सेल अचीव करनी है। लेकिन समर का टाइम पीरियड एक वो टाइम पीरियड है जहां पर सेल्स बढ़ेगी, फिर घटेगी भी और फिर दोबारा से भी बढ़ेगी। तो जो विंटर की सीजन रहेगी ना, वो उसकी मिनिमम टाइम पीरियड है, वो मिनिमम सेल पीरियड है। अब उस टाइम पीरियड में क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी वर्किंग कैपिटल एट मिनिमम लेवल तो मेंटेन करनी ही होगी, और इस मिनिमम लेवल को ही हम बोलेंगे फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। दूसरा सुनो, आप लिखते भी रहना इसको। फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल is the extra working capital needed to support the changing production and sales activities of the firm। इसका मतलब जैसा हमने कहा कि समर्स में सेल बढ़ गई तो उस वक्त हमारी वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत ज्यादा हो गई। जैसे कि मान लो अगर मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए था विंटर की सेल के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, तो अब हो सकता है मुझे समर्स में 1.5 करोड़ चाहिए हो या 2 करोड़ चाहिए हो। तो जो मिनिमम था वो तो फिक्स रहा, और जो इसके बाद मींस जो 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए वो क्या है? वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। इसको एक चार्ट के थ्रू भी मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, और इसको इसी तरह से डिजाइन भी करना पड़ेगा एग्जाम में भी बच्चों। दो चीजें रख ली हमने, एक लेफ्ट हैंड साइड में वाई एक्सेस में लिख दिया हमने अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और राइट हैंड साइड दैट मींस या हम बॉटम एरिया बोल सकते हैं जो है टाइम पीरियड का। अब ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये वाली, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये किसको डिनोट कर रही है बच्चों? ये डिनोट कर रही है फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल को, राइट? अब देखो ये जो हमने कहा कि गर्मियों में सेल बढ़ेगी और घटेगी भी, तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है ना, ये कौन सा पार्ट है? ये वेरिएबल वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ठीक है? लेकिन अगर हम हर साल की बात करें तो हर साल हो सकता है कि विंटर में पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल सेल ज्यादा हो जाए, है ना? तो अगर हम इस बढ़ते हुए क्रम को लें तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा सा ही चेंज है कि एक जो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है या परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ तो रही है लेकिन एट अ कांस्टेंट रेट, बट द टेम्परेरी और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल इज इंक्रीजिंग or may vary with time in a irrespective manner। जल्दी इसको डिजाइन कर लो, फिर आगे का टॉपिक करते हैं। And we can also said that both kinds of working capital are necessary to facilitate production and sales through the operation or operating cycle, but the firm to meet liquidity requirements that will last only temporarily creates a temporary working capital. In this chart, differences between permanent and temporary working capital, it is shown that permanent working capital is stable over time while temporary working capital is decreasing or fluctuating।
or we can say that sometime increasing and sometime decreasing. However, the permanent working capital line need not to be horizontal. If the firm's requirement for permanent capital is increasing or decreasing over a period, for growing firm, the difference between permanent and temporary working capital can be depicted in the showed graph. Now the question here is excessive or inadequate working capital is dangerous or beneficial? आप मुझे अब बताइए कि क्या अधिकता में वर्किंग कैपिटल रखना अच्छा है फर्म के लिए या नुकसानदायक है? जल्दी बताइए बच्चों। अगर मेरे को जरूरत है 5 लाख की वर्किंग कैपिटल के, लेकिन मैंने रखी है 6 लाख, तो क्या वो सही है या गलत है? गलत है। गलत है। ठीक है, चलो अब रीजन मैं दे देता हूं, कोई बात नहीं है। गलत इसलिए है क्योंकि जो आप 1 लाख रुपए का कैश है, वो मैंने आपको कल भी समझाया, आप क्या कर रहे हो, उसको आइडियल कर रहे हो, उस पर कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं होने वाली है, लेकिन आपने उसको कैश फॉर्म में रख के उसकी प्रोडक्टिविटी 0 कर दी है। It might result in unnecessary accumulation of inventories. Thus, the chances of inventory mishandling, waste, theft, and losses increases. It is an indication of defective credit policy and slack in collection period. Negligent excessive working capital makes management negligent, which degenerates into managerial inefficiencies. Next, write down the next topic is determinants of working capital. Determinants of working capital. This is the next heading, बच्चों. As you know, there are no set rules or formulae to determine the working capital requirements of firm. A large number of factors, each having a different importance, influence working capital needs of firms. The importance of factors also changes for a firm over time. Therefore, an analysis of relevant factors should be made in order to determine total investment in working capital. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वर्किंग कैपिटल की नीड, वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का कोई सेट ऑफ रूल या फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बढ़ती हुई फर्में या किसी भी बड़ी फर्म के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है. Just wait, student, 1 minute. Ajay Pandey. Okay. Next point. पहला पॉइंट इसमें होगा नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस. Working capital requirements of a firm are basically influenced by the nature of its business. Trading and financial firms have a very small investment in fixed assets, but require a large sum of money to be invested in working capital. इसका मतलब कि किसी भी फर्म के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस होती है उसके नेचर ऑफ बिजनेस से. ट्रेडिंग या स्मॉल फर्म की जरूरत क्या होगी, फिक्स एसेट्स की कम होगी, है ना. या जो रिटेल स्टोर होते हैं उनके लिए फिक्स एसेट्स की जरूरत हमें कम होगी. लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें अगर हम कोई प्लांट लगा रहे हैं, या जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट की अगर हम बात करें, या ये रिलायंस स्टोर आप लोग देख रहे हैं, तो इस केस में वर्किंग कैपिटल की जरूरत हमें बहुत ज्यादा होगी. तो इट इज ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस. द सेकंड पॉइंट लिखिए. सेकंड पॉइंट,
market and demand conditions, market and demand conditions. The working capital needs of a firm are related to its sales. However, it is difficult to precisely determine the relationship between volume of sales and working capital needs. इसका मतलब किसी भी फर्म में वर्किंग कैपिटल की जरूरत ढूंढने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसकी सेल्स कितनी है और मार्केट में डिमांड कितनी है। उसी के अकॉर्डिंग आप सेल्स की रॉ मटेरियल फर्म में मंगा के रखोगे, कैश रखोगे। ओके, थर्ड पॉइंट, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, थ्योरी में आने के चांसेस भी हैं। The manufacturing cycle comprises the purchase and use of raw material and the production of finished goods. Longer the manufacturing cycle, larger will be the firm's working capital requirement. अब इसमें आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है उसमें आपने क्या करना है कि जो किसी ऑपरेटिंग साइकिल में हमारे जो पॉइंट्स थे मेन, वो कौन से थे कि रॉ मटेरियल कितना कंपनी इनपुट दे रही है और कंपनी इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड कितना दे रही है। अच्छा बच्चों, आप में से कोई मैसेज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चों, ये है डिटर्मिनेंट्स। मैं लिख दे रहा हूं हेडिंग इसमें, रुको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि आपकी वर्किंग कैपिटल की कितनी ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट पॉलिसी। द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म अफेक्ट्स द वर्किंग कैपिटल बाय इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ डेटर्स। इसका मतलब कि एक फर्म में डेटर्स किस तरह के हैं उनसे ही हमें पता चलता है कि हमें पैसा वापस लाने में कितना टाइम लगता है या उनमें हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है। ओके, नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। सप्लायर आपको कितना टाइम पीरियड दे रहे हैं तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि कितना टाइम के लिए हम करंट लायबिलिटीज होल्ड कर रहे हैं, तो उसका अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स भी होल्ड कर सकते हैं। एंड देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब यहां पर ये रहेगा बच्चों कि एक फर्म मिनिमम कॉस्ट पर कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में कैपेबल है, तो उससे हम ये चेक कर सकते हैं कि एक फर्म को एक गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट अमाउंट it will be needed in future. Okay, and the last point is price level changes. The increasing shifts in price level make the functions of financial manager difficult. They should anticipate the effect of price level changes on working capital requirements of the firm. मतलब कि समय के साथ जितना भी प्राइसेस में परिवर्तन आ रहा है उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि किसी फर्म में वर्किंग कैपिटल की कितनी ज्यादा जरूरत होगी। इज दैट ओके? इतने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब हेडिंग डालो करंट एसेट्स
to fixed assets ratios. Just give me a moment. ग्राफ दिख रहा है सामने बच्चों? यस सर। तो देखो बच्चों, अब यहां पर क्या है कि हमें दो बेसिस पे किसी भी करंट एसेट्स पॉलिसी को ड्राफ्ट करना होता है। एक है उसका आउटपुट और एक है लेवल ऑफ करंट एसेट्स। और साथ में आप अगर देख रहे होगे तो इस ग्राफ में एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ना, जो कि फिक्स है। ये कौन सा पार्ट है? ये फिक्स एसेट्स का लेवल है, कि दैट मींस कि कितना फिक्स एसेट्स से हमने अपनी फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कराना है। अब तीन तरह की बेसिकली हमारे पास पॉलिसीज होंगी। पहली पॉलिसी है कंजर्वेटिव, दूसरी पॉलिसी है एवरेज पॉलिसी, और तीसरी पॉलिसी है एग्रेसिव पॉलिसी। The level of the current assets can be measured by relating current assets to fixed assets. Dividing current assets by fixed assets gives cash, or we can say that current assets to fixed assets ratio. इसी में मैं लिख देता हूं कि किसके बेसिस पे बेसिकली करा जा रहा है। करंट एसेट टू फिक्स्ड एसेट्स रेशियोज, ये इनके बेसिस पे बेसिकली किया जा रहा है। ओके, current assets to fixed assets ratio indicates a conservative current policy assets policy and a lower current asset to fixed assets ratio means an aggressive current assets policy. इसका मतलब कि अगर एक फर्म एक हाई करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट्स रेशियो में बिलीव कर रही है, देख रहे हो आप, ये टॉप में शो हो रहा है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव पॉलिसी ही हो सकता है वो पर्सन जो कि हाई रेशियो मेंटेन करने में बिलीव कर रहा है। और अगर हम देखें अग्रेसिव में, तो अग्रेसिव में पर्सन किस में ज्यादा इन्वेस्ट कर दे रहा है? फिक्स एसेट्स में, और लेवल ऑफ करंट एसेट्स इज हियर इज अ लोअर अमाउंट। तो इस वजह से इसको अग्रेसिव पॉलिसी बोला जा रहा है। और इसके बाद इन दोनों के बीच में जो पॉलिसी आ जाएगी वो हो जाएगी एवरेज पॉलिसी। इसको इसी तरह से नोट कर लीजिए। चलिए अब लास्ट टॉपिक करते हैं इसका, एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। ये लिख कर लिया है? डिलीट कर दो इसको, जल्दी बताइए। कर लिया ना? यस सर, कर लिया। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का जी। हेडिंग डाल दीजिए, एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। अब तीन हमेशा बेसिकली हमारे पास तरीके होते हैं किसी भी वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, उससे पहले मैं आपको सामने से कुछ एक क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। पहले आप ये नोट कर लोगे तो इससे आपको ज्यादा इजी रहेगा समझने में।
दिख रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। जल्दी से इसको नोट कर लो, इसके बेसिस पे डिस्कशन करेंगे फिर। कर लिया नोट? यस सर। ओके, शुड वी स्टार्ट नाउ? यस। Okay. The first method to analyze the working capital needs is current assets holding period. Current assets holding period. इस मेथड के अंडर आपको करना क्या है, बेसिकली हमारे पास जो हेडिंग्स रहती हैं वो 3 रहती हैं। कौन कौन सी रहती हैं? पहला तो रहता है, या इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हम करेंगे 1 month सप्लाई ईच ऑफ रॉ मटेरियल, 1 month सप्लाई ईच ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, and we can say and finished goods. राइट? आपने क्या करना है, सीधे सीधे 1 महीने की रॉ मटेरियल की सप्लाई, वर्क इन प्रोसेस की सप्लाई और फिनिश गुड्स की सप्लाई को जोड़कर रख लेना है, टाइम पीरियड को या अमाउंट को। ठीक है, अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसमें अमाउंट को लिख लेंगे। सेकंड पॉइंट हो जाएगा डेटर्स। डेटर्स में हम क्या करेंगे, 1 month सेल ले लेंगे, 1 month सेल्स। फिर लिखेंगे ऑपरेटिंग कैश। ऑपरेटिंग कैश होगा 1 month टोटल कॉस्ट। बस इतना ही करना है। इतने में कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई क्वेश्चन तो बताओ। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो देखो जो क्वेश्चन गिवन था ना, एक बार फिर से जल्दी से उस क्वेश्चन को देखो। उसमें क्या दे रखा है, इस रिलेटेड डेटा, जैसे कि 2,48,000 हमें क्या दे रखा है, रॉ मटेरियल दे रखा है ना बच्चों, फर्म ए के लिए। यस सर। यस सर। तो इसकी 1 महीने की सप्लाई कैसे करोगे, इसको मैं चलो एक तो मैं कर देता हूँ, दूसरा आपके लिए असाइनमेंट हो जाएगा। ए के लिए मैं बता देता हूँ, बी के लिए आप कर लेना, वो असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री के लिए अगर हम करें तो सबसे पहले हमें करना चाहिए रॉ मटेरियल के लिए। तो रॉ मटेरियल के लिए कितना दिया, 2,48,000।
Yes, sir. 2,48,000 इसको 1 में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा ₹20,667 हो जाएगा। ठीक है, सेम इन द सेम वे फिनिश इसके साथ आप लोग जोड़ दीजिए अब सेमी फिनिश गुड्स इज इक्वल्स टू, देखो रॉ मटेरियल का तो एक हमारे पास आ गया ना 20,667 प्लस आप क्या कर सकते हो अब यहाँ पर विद इन ब्रैकेट ले लेना। देखो आप कहाँ से कहाँ तक आएगा इसमें फिनिश गुड्स के लिए, एक तो दे रखा है 171,200, ठीक है, क्या है ये लेबर है ना, फिर आ जाएगा 1,60,000 कितना ये आएगा मेंटेनेंस के लिए, और उसके बाद दे रखा है मेंटेनेंस के जस्ट बाद पावर एंड फ्यूल 57,600, राइट। अब इसका हमें लेना पड़ेगा हाफ पोर्शन, इसको मैं लिख देता हूं 171,200 प्लस 1,60,000 प्लस 57,600, इसका हमें लेना पड़ेगा बच्चों 1/2 पोर्शन, 1/2। और इस टोटल फिगर को हम डिवाइड कर देंगे, इसको या तो ऐसा करता हूं मैं फॉर्मूले में डाल देता हूं, रुको, इतना आ जाएगा यहाँ और डिवाइड कर देंगे हम इसको 12 से। अच्छा ये चीज जो है ये अलग आनी चाहिए, जरा करो सॉल्व, कितना आता है, करके देखो। ये आ जाएगा ₹36,867 समझ में आया सबको? एनी क्वेश्चन? इसके लिए मैं फॉर्मूले में और इसका क्लासिफिकेशन लिख देता हूँ, रुको। रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स ना, यहाँ पर लिख देता हूँ बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल प्लस assume 1/2 of normal conversion cost, ये मान लेंगे इसमें। Is there any doubt? कोई डाउट नहीं है? No. ओके गुड। अब लास्टली हमारे पास जो कैलकुलेट करने के लिए रह जाता है वो रह जाता है फिनिश्ड मटेरियल के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं फिनिश्ड मटेरियल इज इक्वल्स टू, अब क्वेश्चन में देखो फिनिश्ड मटेरियल के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 9,68,000 टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है, तो इसी को हम सिंपली क्या कर देंगे 9,68,000
divided by 12 is equals to rupees 80,667। तो अब हमें इससे पता चलेगा कि टोटल इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट is 20,667 plus 36,867 plus 80,667। इसका मतलब हमें इन्वेंट्री के लिए जो कॉस्ट चाहिए ना, वो हमें चाहिए 1,38,201 होगा टोटल ये 1,38,201। वेरी गुड बेटा 1,38,200। मतलब कि हमें ना एक साल में मतलब एक महीने में स्टॉक की जो जरूरत पड़ेगी ना बच्चों, वो इतने रुपए की जरूरत पड़ेगी स्टॉक के हेडिंग में। 201 है सर। 201? यस सर 201 अप्रोक्सीमेटली भी लिख दो, 200 ही लिख दो, ठीक है। ये तो रही बात किसकी, ये बात रही हमारे स्टॉक की, क्या हमें इतना पैसा तो स्टॉक के लिए चाहिए। अब डेटर्स के लिए कि डेटर्स के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, तो डेटर्स के लिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन है देखो, 1 मंथ सेल 14,48,000 दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दिया है एनुअल सेल दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा 14,48,000 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू रुपीज हाउ मच 1,20,667। ये होगी बात डेटर के लिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए अगर हम देखें तो रुपीज 9,68,000 डिवाइडेड बाय 12, कॉस्ट इसके टोटल का करना था ना, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू रुपीज, ये तो हमने ऊपर भी किया था 80,667। अब ये तीन हेडिंग जो वर्किंग कैपिटल में या हम कह सकते हैं करंट एसेट्स में आती है ना, ये वो हैं। तो अब मैं यहां पर निकाल सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, और कैसे निकालेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, एक सेकेंड ना बच्चों, देखो बच्चों, तो अब हमें वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब एक महीने में ही हमें पड़ रही है 3,39,533। ये तो रही मेथड 1। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों बताइए, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कर लोगे? फॉर्म बी के लिए आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, ओके। यस सर। आप दूसरी मेथड डालिए कुरंगा जी, दूसरी मेथड डालो, रेशियो ऑफ सेल्स। रेशियो ऑफ सेल्स
सेकंड मेथड, रेशियो ऑफ सेल्स में हमने करना होता है 25 से 35% ऑफ एनुअल सेल्स। तो अब हम अगर इसके बेसिस पे कैलकुलेट करें फर्म ए का डेटा, तो देखो एनुअल सेल्स कितनी दी थी, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखो 14,48,000 है ना। अब 25 से 35% का मतलब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, क्योंकि ये तो दो रेंज दे दिया। अब रेंज में हम क्या कर सकते हैं, इसका एवरेज ले लेंगे, तो 25 से 35% का एवरेज क्या निकलेगा, 30%। तो हम यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे इसको ऑन द बेसिस ऑफ दिस, दैट विल बी 30%। तो निकाल दीजिए 30% कितना आएगा इसका, ये होगा ₹4,34,400। ये रही मेथड 2। मतलब मेथड 1 के अकॉर्डिंग हमें जरूरत पड़ ली थी 3,39,533 की, और मेथड 2 के अकॉर्डिंग हमें जरूरत पड़ ली है एनुअल आई मीन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की 4,34,400। अब थर्ड मेथड, एंड दिस इज द लास्ट मेथड, रेशियो ऑफ फिक्स है इन्वेस्टमेंट। रेशियो ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट भी कुछ इसी तरह का ही होता है। उसमें क्या करना पड़ता है, हम ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, दैट मीन्स इसको लिख दीजिए 10 to 20% ऑफ, इसको लिखेंगे फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें इसके बेसिस पे आई मीन, तो क्वेश्चन में गिवन है अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड दैट इज 16 लाख। 16 लाख का यहाँ पर भी हम एवरेज परसेंट भी ले लेंगे, दैट विल बी 15%। तो यहाँ पर वैल्यू बन के आ जाएगी ₹2,40,000। समझ में आया? यस सर। ये तो रही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने की बात, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया है, या तो चलो वो भी कर ही लेते हैं, फिर ये चैप्टर और यूनिट दोनों ही खत्म हो जाएंगे। इतने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ठीक है, इसमें लिखिए फिर नेक्स्ट हेडिंग, पॉलिसीज फॉर फाइनेंसिंग करंट एसेट्स। पॉलिसीज फॉर फाइनेंसिंग करंट एसेट्स। देखो 3 तरह की पॉलिसीज होंगी, या सबसे पहले फाइनेंसिंग किस तरह की होती है ये देख लेते हैं, पॉलिसी को बाद में डिस्कस करेंगे। 3 तरह की फाइनेंसिंग होगी बच्चों, एक होगी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, एक होगी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, और एक होगी स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। इसको डिलीट कर दो जितना भी मैंने स्क्रीन पर शो कर रखा है। यस सर। यस सर। ओके, 2 मिनट दीजिए आप जरा, रुको। अजय पांडे।
अच्छा, पॉइंट लिख लिए तीनों पॉइंट स्टूडेंट्स, तीनों पॉइंट लिख लिए। पहली फाइनेंसिंग कौन सी है? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, सेकेंड इज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड थर्ड इज स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। ओके, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं करनी है मैंने आपको अभी, रुके। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग क्या होती है? बेसिकली वो फाइनेंसिंग जो कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है फॉर अ वर्किंग कैपिटल। तो सोर्सेस क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो जाएगी, मींस इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मींस बैंक लोन एंड ऑल, रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन अर्निंग। ये सब किसका रहेगा पार्ट? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या होंगे? वो फाइनेंसिंग जो कि 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए हमने फाइनेंस कर रखा है। तो शॉर्ट टर्म में क्या क्या चीजें आ जाएंगी बच्चों? एक हो जाएगा एडवांस फ्रॉम बैंक, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, पब्लिक डिपॉजिट्स, वर्किंग कैपिटल फंड फ्रॉम बैंक, कमर्शियल पेपर, फैक्टरिंग और रिसीवेबल। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में आ जाएंगी। नाउ स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग लिख लीजिए, या मैं लिख देता हूं स्क्रीन पर भी। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग दिख रहा है? स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग का मतलब क्या होगा? Spontaneous financing basically refers to the automatic sources of short-term funds arising in the normal course of a business. Suppliers or trade credit and outstanding expenses are example of spontaneous financing. स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग क्या है कि जैसे मुझे अभी जरूरत है तो अभी मिल जाए, तो कहां से मिल सकती है हमें? हमारे ट्रेड क्रेडिट से या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से। जैसे कि मान लो मुझे आज सैलरी देनी थी एम्प्लॉय की, मैंने कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 1 हफ्ते बाद दूंगा, तो वो क्या बन गया मेरे लिए? एक तरह से स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग सोर्स बन गया है। अब डालिए हेडिंग पॉलिसीज। 3 तरह की पॉलिसीज होंगी बच्चों। पहली पॉलिसी होगी मैचिंग अप्रोच, और मैचिंग अप्रोच के लिए जो कर्व रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। दिख रहा है बच्चों? देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमने करंट एसेट डाल दी वाई एक्सेस पे, और एक्स एक्सेस पे डाल दिया हमने टाइम। अब जो आपको एक सीधी लाइन दिख रही है, ये क्या है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल अभी हमने बात करी थी कि ये क्या होती है? ये फाइनेंस हमेशा रहेगी, और ये मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या रहेगा? वर्किंग कैपिटल। और इसके ऊपर ये जो जिगजैग है, ये क्या है? वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अब अगर आप इतना पोर्शन देखो, जो जिगजैग वाला मोड है ना, ये किससे फाइनेंस कर रखा है? ये हमने कर रखा है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में मैंने क्या कहा? कमर्शियल पेपर, बिल पेएबल, क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें आएंगी। जबकि 0 से लेके मिनिमम वर्किंग कैपिटल, दैट मींस परमानेंट वर्किंग कैपिटल को हमने किससे फाइनेंस कर रखा है? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से। तो जिसकी जैसी जरूरत उसका वैसा ही फाइनेंस इज कॉल्ड मैचिंग अप्रोच। मतलब जैसा नेचर है उसका वर्किंग कैपिटल का, उसका फाइनेंस भी हमने उसी तरह के सोर्सेस से करवाया है। इतना समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, टाइम कम रह गया, 5 मिनट और पढ़ा रहा हूं बस। नेक्स्ट लिखो कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच अब जल्दी से पहले मुझे ये बताओ, यहां पर तुम्हें पिछले ग्राफ से इस बार क्या चेंज दिख रहा है ग्राफ में? जल्दी से बताओ।
देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्किंग कैपिटल जो फिक्स्ड है वो तो लॉन्ग टर्म से हो ही रही है, साथ में थोड़ा अमाउंट ऑफ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी किससे फाइनेंस हो रहा है, इस लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से फाइनेंस हो रहा है। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यह है कि कंपनी ये बिलीव करती है कि हमें हमेशा थोड़ा इमीडिएट डिमांड के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और उस वजह से हमें जो मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर हमें फाइनेंस करना चाहिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल शुड बी फाइनेंस विद द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। जल्दी से इसकी भी फोटो क्लिक कर लीजिए। Next is aggressive approach. अब अग्रेसिव अप्रोच देखो, अग्रेसिव अप्रोच का मतलब क्या होता है कि फर्म बिलीव ही नहीं कर रही इस बात पे कि हमें वर्किंग कैपिटल के लिए भी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करानी चाहिए। उसका सोचना ये रहेगा यहाँ पर कि हमें एक जो गिवन लेवल है मिनिमम लेवल, वो तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से फाइनेंस करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जितना भी अमाउंट चाहिए हमें वो कराना चाहिए शॉर्ट टर्म से। इस वजह से इनने क्या करा है, पूरा अमाउंट ऑफ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल प्लस थोड़ा अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म आई मीन परमानेंट वर्किंग कैपिटल is financed through short term financing and the remaining amount will be financed by long term financing। बस इतना ही था बच्चों इस यूनिट में। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, 2 मिनट है आपके पास, पूछिए। कोई डाउट नहीं बच्चों? ओके चलो फिर अब याली यूनिट भी हो गई, अब हमारी बस एक लास्ट यूनिट रह गई है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके थैंक यू। और इस आज के असाइनमेंट के लिए मैं भी लिंक दे दूंगा, उस पर जमा करना होगा बी फर्म के लिए। ओके यस सर। ओके थैंक यू बेटा।